दोस्तों, आप सब स्कूल के बारे में तो जानते ही होंगे और मुझे लगता है कि इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो स्कूल के बारे में नहीं जानता होगा। सभी जानते हैं कि स्कूल में हमें भविष्य के लिए तैयार किया जाता है। हमें अच्छाई की शिक्षा दी जाती है ताकि हम अपनी ज़िंदगी में आगे जाकर अच्छे इंसान बन सकें। लेकिन क्या आप ऐसे स्कूल के बारे में जानते हैं जहाँ पर शिक्षा अच्छाई की नहीं बल्कि बुराई की दी जाती थी, जहाँ सच को बुरा समझा जाता था और बुरे को अच्छा समझा जाता था? जी हाँ, एक ऐसा स्कूल जो किसी भी आम इंसान को नहीं दिखाई देता था। उसे सिर्फ वही देख सकता था जिसके मन में दूसरों के लिए नफरत भरी हुई होती थी, जिसके मन में दूसरों के लिए क्रोध होता था। दोस्तों, आज की खौफनाक कहानी सुनकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बड़ी बड़ी घास और झाड़ियों से भरे हुए विशाल मैदान में उस प्राचीन इमारत को बाहर से देखने पर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि यह कोई स्कूल की इमारत है। मगर सच तो यह था कि वो एक स्कूल ही था। मगर सच ये भी था कि वह स्कूल तो किसी एंगल से लगता ही नहीं था जहां बच्चे पढ़ते भी थे। उसके बगल में बनी हुई एक और टूटी फूटी इमारत भी खड़ी हुई थी। वह उस स्कूल का एक हॉस्टल था जहां पर उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी रहते थे। वह बच्चे बहुत ही गरीब समाज के होते थे। उस स्कूल में सिर्फ वही बच्चे पढ़ने आया करते थे जिनके माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब थे और उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हुआ करती थी। वो स्कूल एक पुराने जागीरदार के नाम से चलता था जो शहर से तकरीबन 20 मील दूर जंगल के चारों ओर घिरा हुआ था। जंगल इतना घना था कि दिन के समय में भी वहां पर एक अजीब सी धुंध छाई रहती थी। पिछली सदी की शुरुआत में यह स्कूल रिहाइश के लिए उसी जागीरदार ने बनवाई थी जिसके नाम से यह स्कूल चलता था। कोई नहीं जानता था उस जागीरदार को इंसानों की दुनिया से आखिर क्या प्रॉब्लम थी कि उसने अपने रहने के लिए इस वीरान जंगल को चुना था। मगर यहाँ भी वह ज़्यादा दिन तक नहीं रह सका। यहाँ बसने के 5 साल बाद अचानक उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि उसकी मौत कुछ ऐसी रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी कि उसकी वजह से उसके वारिसों को यहाँ से दूर रहने का फैसला करना पड़ा था। कुछ सालों बाद उन्हीं वारिसों में से किसी ने इस जंगल को खंडर बन जाने की बजाय गरीब बच्चों के बोर्डिंग स्कूल बना देना ज़्यादा बेहतर समझा। आसपास की बस्तियों के अनाथ और गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते थे और वहाँ पर रहते भी थे। जागीरदार के वारिस ने स्कूल के गुजारे के लिए जो ट्रस्ट बनवाया था उसी के पैसे से ये स्कूल ठीक ठाक चल रहा था। स्कूल में पहली से 8वीं तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले लगभग 400 बच्चे थे और इनको पढ़ाने के लिए लगभग 12 अध्यापक भी थे। बच्चों की तरह उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक भी गरीब से ताल्लुक़ रखते थे। सच तो यह था कि पढ़ाना उनका शौक नहीं बल्कि उनकी मजबूरी थी। उन सब के बारे में यही कहा जा सकता था कि अगर उनके पास कोई और विकल्प होता तो वह यहाँ पर कभी भी पढ़ाने के लिए नहीं आते, क्योंकि तनख्वाह के नाम पर सिर्फ चंद रुपए ही उन्हें मिला करते थे। भला वह बेचारे इस बियाबान में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने क्यों आते? स्कूल का प्रिंसिपल से ज़्यादा किसी गांव का बदतमीज़ चौधरी लगता था जो बच्चों को ही नहीं बल्कि यहाँ के टीचरों को भी डंडे से हाँकना पसंद करता था। यहाँ का हर इंसान उससे डरता था और जितना ज़्यादा उससे डरता था उससे कहीं ज़्यादा उससे नफ़रत भी करता था। लेकिन उसकी ज़्यादतियाँ सहने की बजाय किसी के पास कोई चारा नहीं था उस स्कूल की इमारत
और इमारत के बाहर हर समय छाई रहने वाली खामोशी में केवल सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल की ही आवाज़ सुनाई देती थी। बाकी सब लोग सहमे हुए सिर झुकाए अपना काम करते रहते थे। सच तो यह था कि वह प्रिंसिपल इंसान के नाम पर एक जल्लाद था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं रहते थे। वह अंदर से बहुत ही ज़्यादा क्रूर स्वभाव का था। उसके अंदर दया नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। वो इन वीरानों में रहकर शायद अपने अंदर की इंसानियत भूल चुका था। वह भूल चुका था कि वह भी एक इंसान था और इंसान के अंदर जज्बात भी होते हैं। वह अंदर से पूरी तरह से खाली था। उसके अंदर अगर कोई चीज़ थी तो वह सिर्फ क्रोध था। वह स्कूल एक पहाड़ के ढलान पर था जिसके आसपास दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती मौजूद नहीं थी। वहाँ पर हमेशा अजीब व गरीब तरह का माहौल रहा करता था। उस जगह पर अच्छे खासे जानवर भी मौजूद थे, मगर उन्हें देखकर भी ऐसा महसूस होता था कि वो जानवर भी अंदर ही अंदर किसी वजह से डरे हुए हों। उनकी आंखों में भी हमेशा मायूसी ही छाई रहती थी। गर्मियों के मौसम में भी यहाँ अक्सर धुंध फैली रहती थी और एक अजीब सा आलम हर वक्त छाया रहता था। पक्षियों की आवाज़ें भी बहुत कम सुनाई पड़ती थीं। लगता था कि पेड़ भी किसी अनहोनी आशंका के इंतज़ार में सहमे हुए अपनी जगह पर खड़े थे। सच तो यह था कि वह पेड़ के साए हमेशा एक अजीब सी आकृति बनाए रहते थे जो दूर से देखने में किसी शैतान से कम महसूस नहीं होते थे। ऐसा मालूम होता था जैसे वह दुनिया का हिस्सा हो ही ना, जैसे कि वो हिस्सा किसी और ग्रह का हो। वहाँ हमेशा एक एहसास रहता था जैसे कि कोई अनहोनी घटना होने वाली हो। तो एक दिन ऐसा ही हुआ। उस दिन स्कूल में एक अजीब बात हुई। राहुल छुट्टी के बाद लंबे गलियारों से गुजरता हुआ हॉस्टल की ओर जा रहा था। न जाने उसे अचानक क्या हो गया कि वह हॉस्टल को जाने वाला सीधा रास्ता छोड़कर बाईं ओर मुड़ गया। राहुल 8वीं क्लास का स्टूडेंट था और 7 महीने पहले ही वह यहाँ पर आया था। इससे पहले वो शहर में एक स्कूल में पढ़ता था। अगर वो वहाँ फेल हो गया तो साइकिल की मरम्मत की दुकान चलाने वाला उसका पिता उसकी सौतेली माँ के दबाव में राहुल को इस स्कूल में छोड़ गया था। अपने बच्चों को यहाँ डालने के बाद अधिकांश माँ बाप अपने बच्चों को लगभग भूल जाया करते थे। यहाँ किसी को दाखला कराने का मतलब होता था उससे अपना प्रिंट छुड़ाना। कुछ ऐसा ही राहुल के साथ भी हुआ था। राहुल एक कमज़ोर दिमाग वाला शरारती लड़का था। शहर वाले स्कूल में राहुल को सज़ा भुगत भुगत कर उसकी आदत चिकने घड़े जैसी हो गई थी। इस नए स्कूल की ज़्यादा सख्तियाँ भी उसे सुधार नहीं सकी थीं। हर मार के साथ उसके अंदर का बागी उग्र होता जा रहा था। वह अपने दोस्तों को सताता था, टीचरों की चीज़ें चुराता था और प्रिंसिपल के कमरे के सामने गला फाड़ फाड़ कर फिल्मी गाने गाता हुआ गुजरता था। उसे किसी बात का डर नहीं था। मार खाते हुए भी उसे हमेशा मुस्कुराते देखा जाता था। उस दिन जब वह हॉस्टल की बजाय बाईं तरफ अंधेरे रास्ते पर मुड़ गया था, तब उसे असाधारण रूप से एक कठोर दंड मिला हुआ था। बात यह थी कि अहाते में जमीन के एक छोटे से हिस्से पर प्रिंसिपल सब्जियों की खेती करवाता था। खेती पर मेहनत बच्चों से कराई जाती थी, मगर वहां पर उगने वाली ताज़ी सब्जियां केवल प्रिंसिपल के किचन में सजती थीं। बाकी लोगों का पेट शहर से आने वाली सड़ी गली सब्जियों की सप्लाई से भरता था। उस दिन राहुल का दिमाग न जाने किस बात पर घुमा हुआ था। वह सब्जियों के बगीचे में घुसकर जानवरों की तरह पौधों को उजाड़ने लगा। पकड़े जाने पर पहले तो प्रिंसिपल ने उसकी पीठ पर कई लकड़ियां तोड़ दी। उसके बाद की सज़ा यह मिली कि उसे दोपहर का खाना भी नहीं मिला। स्कूल का टाइम ख़त्म होने के बाद उसे एक टीचर की निगरानी में 4 घंटे तक कक्षा में बेंच पर खड़ा रखा गया था। हॉस्टल से क्लास से जाने की इजाज़त मिली। उस समय तक मैदान में खेलने का टाइम खत्म हो चुका था। वह उदास मन से हॉस्टल की तरफ जाते जाते बाईं ओर मुड़ गया। राहुल इसी रास्ते से स्कूल और हॉस्टल के बीच
आता जाता था। कभी उसकी नज़र बाईं ओर मुड़ने वाले रास्ते की तरफ नहीं गई थी। आज अचानक ही उसका ध्यान उस अनजान मोड़ की तरफ चला गया था। राहुल की जगह अगर कोई और सोचने समझने वाला इंसान होता, उसे यह देखकर बहुत ताज्जुब होता कि कल तक जहां गलियारे के किनारे सपाट दीवार थी, आज वहां रास्ता कैसे बन गया। राहुल तो बस चुपचाप यूं उस तरफ मुड़ गया था, जैसे कि वहां कोई बहुत ही दिलचस्प का सामान मौजूद हो। असल में उसे कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उस तरफ अंधेरे में किसी ने उसे बहुत धीमे से आवाज दी हो। राहुल डरने वाला लड़का तो कभी था ही नहीं। वो आराम से अंधेरे में चलता हुआ वहां पर चला गया। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। ये अजनबी रास्ता राहुल के लिए और लंबा होता जा रहा था। ऐसा लगता था कि कभी खत्म ही नहीं होगा। फिर अचानक राहुल ने छत से पानी टपकने की आवाज सुनी। उसके अलावा कहीं और कोई आवाज थी ही नहीं। वह भी नहीं जिसे सुनकर वह उस तरफ गया था। कुछ देर बाद उसके कदम किसी जमीन पर पड़ना शुरू हो गए। उस तरफ गाय बिछी हुई थी। वो देख तो नहीं सकता था, मगर उसकी फिसलन ऐसी थी कि कदम जमा जमा कर उसको चलना पड़ रहा था। पानी टपकने की आवाज बराबर आ रही थी। राहुल के होठों पर एक अजीब सा उत्साह और मुस्कुराहट छलक रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी महत्वपूर्ण खोज पर निकला हुआ हो। उसे यह भी एहसास हो रहा था कि उसे कुछ ऐसा मिलने वाला है जो पहले किसी और को नहीं मिला था। राहुल ये एहसास और ये पल पता नहीं क्यों उसके लिए बहुत ही मज़ेदार था, जो उसे एक अलग ही आनंद दे रहा था। मगर उसे क्या मालूम था कि कोई वहां था जिसने एक योजना के तहत उस एहसास को उसके मन में अपनी ओर से पैदा कर दिया था। वह कमजोर बुद्धि वाला लड़का ऐसी गूढ़ बातों का ज्ञान भला उसे कैसे हो सकता था। चलते चलते सामने कुछ दूरी पर उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। फिसलन पर संभलने की कोशिश करते करते वो थक गया था, मगर इस रोशनी ने उसके उत्साह को ताज़ा कर दिया। रोशनी की तरफ बढ़ते बढ़ते वह कमरे के खुले हुए दरवाजे तक पहुंच गया। खुले हुए दरवाजे से कमरे के अंदर कतार से आगे रखे हुए बेंच साफ दिखाई पड़ रहे थे, जैसे कि वे किसी क्लास का कमरा था जो इस वक्त बिल्कुल खाली था। जैसे कि इससे पहले किसी भी विद्यार्थी के कदम वहां पर पड़े ही ना हो, जैसे वो क्लास अपने पढ़ने वालों का इंतजार कर रही थी। राहुल को यह देखकर बहुत ज्यादा निराशा हुई। वो सोचने लगा, तो क्या मैं इतनी दूर चलकर केवल सिर्फ इस क्लास को देखने के लिए आया था? उसे वैसे भी पढ़ाई से नफरत थी, उसे टीचरों से नफरत थी। वह वहां के वापस जाने ही वाला था कि तभी उसे बहुत सपाट दीवार वाले कमरे में किसी किनारे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अजीब भाव में उससे कुछ कहा गया था। उसने इस तरह की भाषा कभी नहीं सुनी थी। सच तो यह था कि वह उस भाषा को समझ ही नहीं पाया था। उसने चौंक कर उस आवाज के स्रोत की तरफ देखा। उसने देखा एक बहुत लंबी इंसानी काया एक मंच पर खड़ी हुई थी। उसके सिर से पैर तक काला लपाता ओढ़ रखा था, जिसमें से सिर्फ उसका चेहरा और हाथ बाहर थे। उसके पीछे दीवार पर एक लंबा आकार का ब्लैक बोर्ड टका हुआ था। उस परछाई ने राहुल से फिर से कुछ अजनबी भाषा में कहा। अजीब भाषा थी, और कितनी अजीब भाषा थी, उससे कहीं ज्यादा अजीब उसकी आवाज थी। उस सीधे खड़े हुए विशाल के शरीर से निकलने वाली आवाज कुछ ऐसे थी जैसे किसी दंत विहीन बूढ़ी की आवाज होती है। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह हुई थी, अचानक राहुल उस अजनबी भाषा को समझने लगा था। उसके कान उन शब्दों को सुन रहे थे जो उसकी समझ से बाहर थे, लेकिन दिमाग के भीतर सब कुछ उसकी अपनी चिर परिचित भाषा में था। राहुल अब उस परछाई को गौर से देख रहा था, और वह परछाई भी राहुल को अजीब सी निगाहों से देखी जा रही थी।
कुछ देर बाद राहुल के कानों में वही अजनबी शब्द, वही अजनबी भाषा उस परछाई की टकराई। बैठ जाओ राहुल, तुम्हें मैंने ही यहां पर बुलाया है। उस आदेशात्मक लहजे को सुनकर राहुल चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गया। उस परछाई ने फिर से अपनी बातचीत जारी रखी। मैं यहाँ का टीचर हूँ और तुम मुझे इसी नाम से पुकारोगे। मेरी क्लास में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें इस क्लास में वह बातें पढ़ाई जाएंगी जिनके विपरीत तुम अब तक पढ़ाई करते रहे हो। राहुल, ये परछाइयों की क्लास है। राहुल, यहाँ सारी बातें उल्टी होंगी। मिसाल के तौर पर अब तक तुम्हें यह बताया गया कि झूठ बोलना गलत है। जो लोग तुम्हें यह बताते हैं वे दरअसल खुद झूठ बोलते हैं। इसका मतलब है झूठ व्यवहारिक है और सच मिथ्या है। यहाँ तुम्हें वह बातें सिखाई जाएंगी जो सच होती हैं। परछाइयों की दुनिया पाप की दुनिया है और पाप व्यापारिक है और पुण्य केवल मिथ्य है। यहाँ तुम्हें पाप के गुण समझाए जाएंगे जिन्हें अपनाकर एक दिन तुम उन सारे सुखों को प्राप्त कर लोगे जिन्हें सच बोलने जैसी बेकार बातों से नहीं पा सकते। वह परछाई नुमा टीचर बहुत सारी बातें बहुत जल्दी जल्दी किसी मशीन की तरह बोल गया। उसने ऐसी बहुत सी बातें राहुल को सिखाई जो उसे बहुत अच्छी लगी। राहुल को अपने माँ बाप से नफरत थी। राहुल को प्रिंसिपल और टीचरों से भी नफरत थी। सच तो यह था कि राहुल को सारी दुनिया से नफरत थी। राहुल ने उस परछाई की ओर देखते हुए कहा कि वह उसकी आज्ञा का पालन करेगा। उसकी आवाज़ सुनकर वह परछाई बहुत खुश हो गई। उसने राहुल की तरफ फिर से शून्य भरे लहजे में देखते हुए कहा, नफरत के इस अंधेरे में अपने मन को बढ़ाते रहना राहुल, ताकि एक दिन सारी दुनिया उस अंधेरे में समा जाए। राहुल उस परछाई की बात को बहुत ही गौर से सुन रहा था। अचानक वह अजनबी भाषा से अज्ञात हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह परछाई उससे बोल क्या रही है, मगर फिर भी वो सब कुछ समझ रहा था कि वह उससे क्या बातें कर रही है। जैसे कि राहुल के दिमाग के अंदर उस भाषा का कोई बॉक्स खुल गया हो और अब राहुल अच्छी तरह से समझ रहा था उस परछाई की भाषा को, और वह परछाई की हर बात पर हाँ में हाँ मिला रहा था। राहुल की स्थिति ठीक वैसे ही हो गई थी जैसे कि किसी सम्मोहित व्यक्ति की होती है। कुछ ही देर के बाद राहुल के चेहरे के रंग बदल गए। उसकी आंखों में शैतानियत झलकने लगी। तो उसने शैतानी अंदाज में मुस्कुराते हुए उस परछाई की तरफ देखकर कहा, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा और सारी जिंदगी अंधेरे को फैलाने में लगा दूंगा, और जब तक अंधेरा पूरी दुनिया में फैल नहीं जाता मैं तब तक नहीं रुकूंगा। राहुल ने बहुत ही गुस्से में परछाई की तरफ देखकर कहा। वह परछाई से ऐसे बातें कर रहा था मानो कि वो परछाई को वर्षों से जानता हो। परछाई यानी टीचर का यही उद्देश्य था और इसी उद्देश्य को लेकर राहुल को आगे बढ़ना था। उसे टीचर के लिए और शागिर्द लाने थे, अपने ही जैसे। घंटे भर की क्लास परछाई और राहुल के बीच कई बातें हुई। टीचर में एक अजीब सा जादू था। उस परछाई में एक अजीब सा आकर्षण था। उस जादू ने कुछ ही देर में अपनी भाषा को समझना और बोलना राहुल को सिखा दिया। सालों से जो फिसड्डी स्टूडेंट था, देखते ही देखते वो बहुत कुछ समझ गया। वो बहुत खुश था। अचानक हालात उसके पक्ष में होने लगे थे। उसने देखा टीचर के चेहरे की जगह कुछ नहीं था सिवाय शून्यता के अलावा। लबादों के बीच केवल शून्य से ही आवाज़ें आ रही थीं जिसे वह सुन रहा था। मज़े की बात यह थी कि उस परछाई से भी उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वह एक मजबूत दिल वाला लड़का था। उसका साहस और हिम्मत और बढ़ चुकी थी। टीचर यानी उस परछाई की क्लास से जब राहुल लौटा तो वो एक नया इंसान था। नया और बुरा इंसान। खुशी के मारे गुनगुना रहा था, जोर जोर से फिल्मी गाने गा रहा था,
उसे अब किसी की परवाह नहीं थी। परछाई ने उसकी शख्सियत में एक नया अंदाज भर दिया था। उस ज़रूरत का पहला इम्तहान उसने एक बड़े हिस्से में मेंढक को अपने पैरों तले बड़ी बेरहमी से कुचल कर पास कर दिया। उसके बाद कीचड़ की तरह बिखरी हुई मेंढक की लाश को देख देख कर जोर जोर से गाने लगा। स्कूल के अहाते में दूर तक सन्नाटे में कह कहे लगाता रहा। सहमी हुई खामोशी में उसकी आवाज़ न जाने कहाँ तक गई। उसे किसी चीज़ का डर ही नहीं था, न प्रिंसिपल का, न चारों तरफ फैले हुए रहस्य के जंगल का। जंगल की काली आंखें उसे मानो चुपचाप दिख रही थीं। खाने का टाइम कब का निकल चुका था। सारा स्कूल नींद में समा चुका था। वो परछाई से मिलने के बाद खुशी में अपनी भूख और नींद सब भूल गया था। अगली सुबह से ही स्कूल में अजीबोगरीब बातें होना शुरू हो गईं। सबसे पहले राहुल ने 4 बच्चों का नाश्ता उनसे छीनकर अकेले खा लिया। जब उन बच्चों ने विरोध किया तो राहुल ने उन्हें अपने दांत दिखाए, जैसे वे इंसान के बजाय किसी भेड़िए के दांत हों। बच्चे पहले भी उससे डरते थे और उसके दांत देखकर और ज़्यादा डर गए। अजीब बात यह थी कि राहुल एक नई भाषा बोल रहा था। क्लास में जब टीचर ने उससे एक सवाल किया तो उसने उसी अजनबी भाषा में न जाने क्या कह दिया। टीचर को क्या पता कि वह एक नई भाषा बोलने लगा था। टीचर ने अपना सवाल फिर से दोहराया। राहुल ने जवाब के लिए फिर उसी भाषा का इस्तेमाल किया। टीचर को इतना गुस्सा आया कि वह उसका कान खींचने लगा और राहुल ने पहले ही उसका हाथ पकड़ लिया। टीचर न केवल उम्र में उससे बहुत बड़ा था, बल्कि उसके मुकाबले में बहुत तंदुरुस्त भी था, मगर वह राहुल से अपना हाथ ना छुड़ा सका। टीचर को लगा उसके हाथ में बर्फ जैसी ठंडक फैल रही है। फिर यह कपा देने वाली ठंडक उसके शरीर में फैलने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसकी नसों में बर्फ की धारा बह रही है। इससे पहले ये बर्फीली धाराएं उसे जमा देती। राहुल ने उसका हाथ छोड़ दिया। टीचर की आंखों में देखते हुए राहुल मुस्कुरा रहा था और टीचर हैरान परेशान खड़ा हुआ था और राहुल खुश था। राहुल के खुश होने पर टीचर की हैरानी और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि राहुल की उस मुस्कुराहट में ऐसी कोई बात थी जो पहले नहीं हुआ करती थी। उसने पहले भी बदतमीजी की थी। पहले वह चुपचाप मार खाता था और मुस्कुराता था। पहली बार उसने उस टीचर का हाथ पकड़ा। पहली बार उसके शरीर में बर्फीली धाराएं बह रही थीं और पहली बार उसकी मुस्कुराहट में एक गुप्त चेतावनी थी। राहुल खुश था कि उसकी इस हरकत से वह बिना चेहरे वाला टीचर, यानी कि वो परछाई, बहुत खुश होगी। सच तो ये था कि वो उसकी सीख पर पहला कदम रख चुका था।